नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अकस्मात जिसे लिखा है हम सबकी मनपसंद लेखिका पुष्पा सक्सेना जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। यदि कहानी में आपको कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टैक्सी रोकने को उठे मीता के हाथ पर किर्र के साथ येलो कैब रुक गई। टैक्सी ड्राइवर एक सौम्य अमेरिकी युवक था। थोड़ा सा टैक्सी का शीशा उतार शालीनता से उसने अंग्रेजी में पूछा था। यस मिस, आइए, कहाँ जाना है? अपने कॉलेज का नाम बताती मीता कैब में बैठ गई थी। कॉलेज का पता बताने के प्रयास में चालक ने शांति से जवाब दिया था। डोंट वरी मैम, मुझे पता मालूम है। आप बस अपने डिपार्टमेंट का नाम बता दीजिए। 20 मिनट में टैक्सी मीता के डिपार्टमेंट के सामने रुकी थी। टैक्सी से उतर मीता के लिए डोर खोलते चालक ने पूछा था, आपका क्लास किस समय खत्म होगा मैम? क्या मैं आपको वापस ले जा सकता हूँ? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। आपने जहाँ से कैब ली उस तरफ शाम को कोई बस नहीं जाती। सड़क की मरम्मत की वजह से शाम को ब्रिज पर ट्रैफिक वन वे हो जाता है। आपको मुश्किल हो सकती है। थैंक्स, बट मैं मुश्किलों से नहीं डरती। उसकी बात अधूरी ही काट कर मीता ने कहा, एनीवे मैम, ये लीजिए मेरा कार्ड रख लीजिए। शायद आपको कभी जरूरत पड़े। अगर जरूरत पड़े तो ये काम आ सकता है। पेमेंट करती मीता के हाथ पर उसने अपना कार्ड रख दिया। कार्ड देने के बाद तुरंत टैक्सी स्टार्ट करके वह चला गया। मीता के मन में आया कि कार्ड पर्स में ना रखे। फिर कुछ सोचकर कार्ड पर सरसरी निगाह डाली। कार्ड पर रिचर्ड ब्राउन नाम के साथ एक टेलीफोन नंबर दिया हुआ था। मीता को अमेरिका आए अभी 1 सप्ताह ही हुआ था। बेटी को अमेरिका भेजते पापा और मम्मी को यही संतोष था कि पापा के एक मित्र का पुत्र राजीव अपने परिवार के साथ इसी शहर में रहता था। 4-5 दिन राजीव के घर रहती मीता को पूरे परिवार ने इस तरह से अपना लिया मानो वे उसे बहुत पहले से जानते थे। राजीव की पत्नी मीरा और 5 वर्षीय बेटी नेहा दोनों ही मीता के आने से बेहद खुश थी। मीता के आग्रह पर राजीव ने अपने घर के पास ही मीता के लिए एक अपार्टमेंट का अरेंज कर दिया था। राजीव के परिवार के पास अपार्टमेंट लेने से मीता इस नए शहर में खुद को अजनबी महसूस नहीं कर रही थी। एक बात तो मीता की समझ में आ गई थी, अमेरिका में कार के बिना जीवन गतिहीन है। जल्द ही उसने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना ही होगा। आज उसने अपने आप कॉलेज जाना का निश्चय किया। राजीव ने बताया कि नियत समय पर एक बस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बस स्टैंड से ले जाती है और लौटने के लिए भी एक नियत समय पर वह वापस आ सकती है। अगर बस मिस हो जाए तो टैक्सी ली जा सकती है। आज सुबह अपार्टमेंट की चाबी खोजती मीता बस के लिए लेट हो गई, पर जल्दी ही टैक्सी मिल जाने से वह समय पर पहुंच गई। एमबीए करने आई मीता को अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा था। प्रोफेसर के लेक्चर उसे प्रभावित करने में पूर्ण सक्षम थे। मीता के साथ अमेरिकी तथा कुछ बाहर के देशों के विद्यार्थी भी थे। मीता के साथ की लड़कियों के साथ उसका परिचय बढ़ने लगा। उसके साथियों ने उसे आसानी से अपना लिया। यह निश्चित था कि अमेरिका में जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। मीता ने महसूस किया कि यहाँ अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थे। क्लास डिस्कशन में सबकी भागीदारी होती थी। आपस में भी सब सहज और खुले मन से बातें करते थे। मीता सोचती अमेरिका आकर उसने कोई गलती नहीं की। आज प्रोफेसर मैरिस ने अपने लेक्चर के बाद लाइब्रेरी में कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स के नाम दिए थे। मीता उन किताबों को लेने के लिए लाइब्रेरी पहुंची, पर अभी तक उसका लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना था। सो किताब लेकर लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ मीता वही किताब को पढ़ने लगी। अपनी तल्लीनता में मीता को समय का अंदाज ही नहीं हुआ। बाहर आने पर अंधेरा देखकर मीता समझ गई कि उसकी बस नियत समय पर जा चुकी है।
यूनिवर्सिटी के बस स्टैंड पर 4-5 लड़के किसी बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। मीता ने उससे जब अपने अपार्टमेंट की ओर जाने वाली बस या टैक्सी के बारे में पूछा, तो उन्होंने वही सूचना दी जो सुबह रिचर्ड ने दी। मीता के पास किसी और टैक्सी का नंबर भी नहीं था। अंततः रिचर्ड को कॉल किया। हेलो रिचर्ड, मैं मीता बोल रही हूँ। सुबह तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप किया था, क्या तुम मुझे वापस ले जाने आ सकते हो? माय प्लेजर मैम, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप बस स्टैंड पर वेट कीजिए। येलो कैब आती देख मीता ने आश्वस्ति की सांस ली। यह सच था, उसका अपार्टमेंट शहर के बाहरी हिस्से में पड़ता था, पर राजीव का घर पास होने से उसे उनका बहुत सहारा था। थैंक्स रिचर्ड, बट आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? कैब में बैठी मीता ने पूछा। मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा था। आपकी परेशानी का अंदाजा था, सो फोन मिलते ही आ गया। कंप्यूटर डिपार्टमेंट? आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट में क्या कर रहे थे? मीता विस्मित थी। आजकल कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता मिस। अच्छी नौकरी की कोशिश में हूँ। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? मीता ने जानना चाहा। मैम, आप जितना लकी नहीं हूँ जिन्हें माँ बाप का सहारा मिलता है। अपनी मेहनत से जितना पढ़ पा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। उसकी आवाज में कहीं न कहीं एक उदासी सी थी। अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश कम लोग ही कर पाते हैं। मीता ने उसे तसल्ली दी। शुक्रिया मैम, आपकी बात से मुझे हौसला मिला है। उसने हिंदी में कहा। क्या तुम हिंदी बोल सकते हो? अब मीता का कौतूहल बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ, अभी ज्यादा नहीं सीख पाया, पर एक दिन अच्छी हिंदी बोलूंगा। तुम हिंदी क्यों पढ़ना चाहते हो? मेरे बाबा हिंदुस्तान में कुछ साल रहे थे। उनसे इंडिया की बातें सुनी हैं और मुझे लगता है कि मुझे भी एक बार इंडिया जरूर जाना है। लेकिन इंडिया में तो लोग अंग्रेजी भी जानते बोलते हैं। तुम बिना हिंदी सीखे भी जा सकते हो। नहीं मैम, मेरा सोचना है जिस देश में जाओ वहाँ की भाषा जरूर आनी चाहिए। आप क्या अंग्रेजी के बिना इस देश में आकर सम्मान पा सकेंगी? मीता के पास कोई उत्तर नहीं था। इतना जरूर समझ गई, इस रिचर्ड नाम के इंसान के अंदर में कुछ कर गुजरने का आग है। वह सामान्य से कुछ अधिक है। नहीं नहीं, मुझे तो खुशी है कि तुम मेरे देश की भाषा सीखना चाहते हो। मिस, अगर आप चाहें तो रोज आपको अपनी टैक्सी से कॉलेज ले जा सकता हूँ। नहीं नहीं रिचर्ड, अभी रोज टैक्सी में आना जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। आज की तरह जब कभी भी जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। आप मुझे बस का ही पेमेंट करना मैम। मैंने रामायण और गीता अंग्रेजी में पढ़ी है, उन्हें हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। आप हेल्प करेंगी ना? उसके चेहरे पर उत्सुकता स्पष्ट थी। मुझे खुशी है कि रिचर्ड तुम्हें हिंदी भाषा और हमारी पुस्तकों में रुचि है, पर अपनी भाषा सिखाने के लिए मैं पैसे नहीं ले सकती और ना ही तुम्हें बस का किराया देकर तुम्हारा नुकसान कर सकती हूँ। बाबा ठीक ही कहते थे, हिंदुस्तानी दिल से काम लेते हैं, इसीलिए थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं। हम अमेरिकन प्रैक्टिकल होते हैं। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरा कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। मीता को सोच में डूबा देखकर रिचर्ड बोला। कल किस टाइम क्लास है? मैम तैयार रहिएगा। कल से आपको डिपार्टमेंट पहुंचाने लाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आप मेरी रिक्वेस्ट मान ही लीजिए प्लीज। ठीक है, कल 8 बजे जाना है। जल्दी पहुंचकर लाइब्रेरी में कुछ पढ़ सकती हूँ। थैंक यू मिस, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। अपार्टमेंट पहुंचकर मीता सोच में पड़ गई। एक टैक्सी ड्राइवर से पहले दिन पहली ही मुलाकात में इतनी बातें करना और उसकी शर्त मान लेना, क्या ये जस्टिफाइड है? इंडिया में तो टैक्सी ड्राइवर हमेशा संदेह के दायरे में रहते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर थी, वह काफी पढ़ा लिखा और बुद्धिमान लगता है। कल राजीव और मीरा से बात करने की सोचकर मीता सो गई। सुबह सुबह डोरबेल सुनकर मीता ने दरवाजा खोला था। गुड मॉर्निंग मैम, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। रिचर्ड के चेहरे पर एक खिली मुस्कान थी। ठीक है, आती हूँ। एक कप चाय पी लूं? देर तो नहीं होगी? आप अपना टाइम लीजिए मैम, कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर वह चला गया। मीता के दिल में आया उसे भी चाय ऑफर कर दे,
पर अपनी सोच को झटक जल्दी से चाय खत्म कर बाहर आ गई। उसे देख रिचर्ड टैक्सी से बाहर आ गया और मीता के लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया। आपके साथ मैम मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जल्दी हिंदी सीखना चाहता हूँ। इतनी जल्दी की क्या वजह है रिचर्ड? उसकी उतावली पर मीता ने जानना चाहा। मुझे इंडिया जाकर अपनी ग्रैंड मॉम की कब्र पर बाबा की ओर से लाल गुलाब चढ़ाने हैं। बाबा इंडिया नहीं जा सके थे, पर उन्होंने मुझे अपनी विश बताई थी। मुझे बाबा की लास्ट विश पूरी करनी है। मुझे खुशी है रिचर्ड, अमेरिकी होते हुए भी तुम अपने बाबा और दादी की इच्छा का सम्मान करते हो। आपने ये कैसे समझ लिया मिस कि अमेरिका के लोगों में सेंटिमेंट्स नहीं होते? सॉरी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मीता को अपनी गलती समझ में आ गई। शाम को जब फ्री हो जाए कॉल कर लीजिएगा। शाम को मैं इधर ही होता हूँ। शाम को मीता राजीव के घर जा पहुंची। उसे देखकर नेहा मीता से लिपट गई। मीरा ने भी प्यार से कहा कि जब से मीता अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है घर खाली लगने लगा है। कहो मीता, कॉलेज कैसा चल रहा है? बस तो आसानी से मिल जाती है ना? राजीव ने पूछा। उत्तर में मीता ने रिचर्ड के बारे में बताकर कहा। रिचर्ड कोई सामान्य टैक्सी ड्राइवर नहीं लगता। उसकी नॉलेज देखकर लगता है जैसे वह कोई और ही व्यक्ति है, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नहीं है। हो सकता है यहाँ कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी होती है और बहुत से स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ते हैं। अक्सर एजुकेशन लोन के कर्ज को उतारने के लिए भी उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करना होता है। वक्त मिलने पर इस रिचर्ड से मैं बात करूंगा, राजीव ने कहा। डिनर के बाद सबके साथ आइसक्रीम खाकर वापस लौटी मीता खुश थी। दूसरी सुबह मीता समय से पहले ही बाहर आ गई। अपार्टमेंट के सामने छोटा सा पार्क था। कुछ देर खुली हवा में घूमने से ताजगी मिलती है। अचानक उसकी निगाह पार्क के कोने में एक बेंच पर बैठे रिचर्ड पर पड़ी। गोद में लैपटॉप रखे रिचर्ड की उंगलियां तेजी से कुछ टाइप कर रही थी। विस्मित मीता चुपके से रिचर्ड के पीछे जा खड़ी हुई। मीता ने पढ़ा रिचर्ड के नाम के साथ एमएस कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था। वह कोई फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर रहा था। अच्छा, तो तुम ये रिचर्ड ब्राउन हो? तुमने मुझसे सच क्यों छिपाया रिचर्ड? इतना तो समझ गई थी कि तुम कोई साधारण टैक्सी ड्राइवर नहीं हो, पर तुम कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर चुके हो, यह तो नहीं पता था। ओह आप, सॉरी, सोचा था जब इस रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा तब अपने बारे में बता सकूंगा। मेरे डिपार्टमेंट के हेड को विश्वास है मेरा यह प्रोजेक्ट मेरा सपना पूरा कर सकेगा। मुझे यकीन है रिचर्ड, तुम्हारे हेड का कथन सच होगा। माफ करना, मैं तुम्हें एक टैक्सी ड्राइवर समझती रही। वैसे तुम्हारी बातें हमेशा ही मुझे विस्मित करती रही। मीता ने एकदम साफ सच्चाई से कहा। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। अगर मंजूर है तो आज से मुझे अपना दोस्त स्वीकार कर लें। बिल्कुल, आज से हम दोस्त हुए। अब चलें, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करने हैं। अब तुम मुझे मीता जी नहीं सिर्फ मीता कहना। वैसे भी तुम कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स पूरा कर चुके हो और मैं अभी एमबीए कर रही हूँ, तो एक तरह से तुम मेरे सीनियर हुए ना। ओहो, अब जल्दी ही मुझे अपने लिए कार खरीदनी होगी। आपने कहा था ना आप ड्राइविंग सीखना चाहती हैं। अपनी कार पर मैं आपको ड्राइविंग सिखाऊंगा, रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। सच, मुझे ड्राइविंग सिखाओगे तुम? मीता की आवाज में एक उत्सुकता थी। अपनी दोस्त के लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है मीता। रिचर्ड ने एक गहरी दृष्टि मीता पर डाली थी। एक सप्ताह बाद कॉलेज जाने के लिए बाहर आई मीता येलो कैब की जगह एक सफेद कार देखकर सोच में पड़ गई। तभी उसे खुशी से उमगते रिचर्ड ने एक लाल गुलाब देते हुए कहा, मेरा सपना सच हुआ मीता। मुझे अपने डिपार्टमेंट में लेक्चरर का जॉब मिल गया है और मेरे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल सेमिनार में प्रेजेंट किया जाएगा। अभी तो बस ये पहला कदम है, मुझे बहुत आगे जाना है। बधाई रिचर्ड, तुम्हारी सफलता पर मुझे गर्व है। गुलाब लेती मीता ने कहा। एक दिन आपने कहा था ना कि मेहनत करने वाला आकाश छू सकता है। शायद वही बात मेरी इंस्पिरेशन बन गई। तभी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। कब सोचा था कि एक ऑर्फनेज के चर्च में पला बढ़ा ये रिचर्ड एक दिन इतना कुछ पा सकेगा। तुमने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे इसीलिए चर्च के अनाथालय में रहना पड़ा? मीता की आवाज में सहानुभूति थी। मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ मीता। पापा और अमेरिकन मॉम की बेमेल शादी किसी तरह 11 साल तक चली और फिर एक दिन दोनों ही मुझे अकेला छोड़कर अपनी अपनी अलग दुनिया में चले गए।
चर्च के फादर ने ही मुझे सही राह दिखाई है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है रिचर्ड, पर खुशी भी है कि तुमने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और सफलता के लिए लगातार मेहनत करते रहे। दिन बीत रहे थे। रिचर्ड और मीता साथ में अब काफी सहज महसूस करते थे। मीता की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी और रिचर्ड अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत पॉपुलर होता जा रहा था। अपने वादे के अनुसार रिचर्ड ने मीता को ड्राइविंग सिखानी शुरू कर दी। स्टीयरिंग व्हील को साधने के प्रयास में कार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, पर रिचर्ड के सबल हाथ मीता को ठीक राह पर ले ही आते। रिचर्ड का स्पर्श मीता को रोमांचित कर जाता। देर तक मीता उस स्पर्श को महसूस करती रहती। जिस दिन रिचर्ड को फर्स्ट सैलरी मिली, वह बहुत खुश था। कार मीता के घर की ओर न मोड़कर एक शानदार रेस्तरां के सामने रोकी थी। मीता के लिए कार का डोर खोलते हुए रिचर्ड से मीता ने सवाल किया, हम यहाँ क्यों रुके हैं रिचर्ड? कहीं आज तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है? मीता ने मजाक किया। जब मुझे जन्म देने वाले ही अनाथ बनाकर छोड़ गए तो फिर कैसा बर्थडे? आज तुम मेरे साथ हो, मेरी खुशी मेरे साथ है। रेस्तरां में काफी युवक और युवतियां थी। हल्की रोशनी में म्यूजिक से रोमांटिक माहौल बन रहा था। रिचर्ड के साथ मीता का ऐसी जगह आने का पहला ही अवसर था। अब बताओ, आज हम यहाँ क्यों आए हैं? मीता ने बैठते ही पहले सवाल दाग दिया। आज मुझे फर्स्ट सैलरी मिली है और तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं है जिसके साथ मैं अपनी खुशी बांट सकूं। रिचर्ड की आवाज में एक उदासी थी। नाउ चीयर अप रिचर्ड। सोचो तुम जिंदगी में सफल रहे, अपना सपना पूरा किया। ठीक कहती हो मीता। अच्छा चलो बताओ, डिनर में क्या लोगी? दोनों के पास वाली टेबल पर दो हिंदुस्तानी युवक जमकर ड्रिंक कर रहे थे। शायद उन्होंने रिचर्ड को पहचान लिया था। उनकी निगाहें मीता और रिचर्ड पर ही थी। एक ने नशे में आवाज लगाई, ए यू टैक्सी ड्राइवर, यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानता नहीं इस रेस्टोरेंट में सूट बूट टाई वाले बड़े लोग आते हैं। हे मिस, ये इंसान आपके स्टेटस का नहीं है, आओ हमारे साथ एंजॉय करो। दूसरा ये कह के मीता की ओर बढ़ा। दोनों की ही आवाजें लड़खड़ा रही थी। जैसे ही उस शराब में धुत व्यक्ति ने मीता का हाथ पकड़ना चाहा, रिचर्ड ने उसका हाथ झटक कर उसे मीता से दूर कर दिया। यह देख दूसरा युवक आकर रिचर्ड पर मुक्के बरसाने लगा। रिचर्ड ने जवाब में उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी पहले युवक ने खाली बोतल रिचर्ड के सिर पर दे मारी। रिचर्ड के माथे से खून निकलने लगा। यह देखकर रेस्टोरेंट में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने दोनों को रोका और रिचर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाया। घबराई मीता रिचर्ड के साथ बैठी उसके माथे से बहते खून को अपनी साड़ी के आंचल से पोंछ रही थी। रिचर्ड का घाव साफ करके बैंडेज कर दी गई। डॉक्टर की राय थी कि रिचर्ड को रात में हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। रिचर्ड के लाख कहने पर भी मीता घर लौटने को तैयार ना हुई। उसी के कारण तो रिचर्ड घायल हुआ था। रिचर्ड की चोट से मीता की आंखें छलछला आई। सॉरी मीता, तुम्हारी आज की शाम बर्बाद हो गई। देखा मेरा लक, मुझे किसी के साथ खुशी बांटने का भी हक नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? दुखी आवाज में रिचर्ड ने कहा। तुम सेफ हो रिचर्ड, इससे ज्यादा मेरी और खुशी क्या हो सकती है? वो तो गुंडे थे, कुछ भी कर सकते थे। पूरी रात रिचर्ड के बेड के पास बैठी मीता जागती रही। मीता का हाथ किसी अवलंब की तरह पकड़े रिचर्ड सो गया। मीता का मन रिचर्ड के लिए करुणा और प्यार से भरा रहा था। कितना अकेला है रिचर्ड। इस समय बस मीता ही जैसे उसकी सब कुछ थी। हॉस्पिटल से वापसी के समय मीता रिचर्ड को जिद करके अपने घर ले गई। वीकेंड के कारण दोनों का ही अवकाश था। मीता को पूरी लगन और प्यार से अपनी सेवा करते देखना रिचर्ड के लिए एक अलग ही अनुभव था। उसने ऐसा प्यार, सेवा और लगन कभी देखा ही नहीं था। सोचता हूँ ऐसे ही चोट खाता रहूं और बीमार हो जाऊं, ताकि तुम हमेशा इसी तरह मेरे पास रहो और मेरा ध्यान रखो। अगर ऐसी बातें की तो मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगी, मीता ने झूठा ग्रोथ करते हुए कहा। दोनों अब जैसे एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। एक दूसरे का साथ उन्हें अच्छा लगता। मीता के हाथ का बना हिंदुस्तानी खाना रिचर्ड को पसंद आने लगा था। रिचर्ड अब अच्छी खासी हिंदी बोलने और समझने लगा था। रिचर्ड के साथ मीता अपने को पूर्ण पाती और यही बात रिचर्ड के साथ भी सच थी। राजीव सपरिवार एक माह के लिए इंडिया गया हुआ था।
राजीव के परिवार की अनुपस्थिति में भी रिचर्ड के कारण अब मीता को अकेलापन नहीं खलता था। दोनों के बीच में एक मीन प्रेम मुखर था। रिचर्ड की गहरी प्यार भरी दृष्टि मीता को अंदर तक गुदगुदा जाती। रिचर्ड कहता, कभी नहीं सोच सका था एक दिन कोई लड़की मेरे बेरंग जीवन में आकर उसे खुशियों से रंग देगी। सच कहो रिचर्ड, क्या तुम्हारा किसी और लड़की से कभी अफेयर नहीं हुआ? यहाँ तो गर्लफ्रेंड मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपनी समस्याओं के बीच कभी कुछ और सोच ही नहीं सका। और सच कहूँ तो तुम्हें देखकर लगा कि तुम में सीता माँ की सादगी और सच्चाई है। बस मेरा मन तुमसे बंधने लगा। लेकिन मुझे तो तुम में राम भगवान जैसा कोई गुण नजर नहीं आता। मीता ने परिहास करते हुए कहा। ठीक है, राम सीता ना सही, रिचर्ड और मीता, ये नाम भी तो साथ में जमेगा। दोनों हंस पड़े। अचानक एक दिन रिचर्ड को मीता के डिपार्टमेंट से फोन आया। मिस मीता अचानक बेहोश हो गई है। उन्हें क्वीन मेरी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनके मोबाइल पर आपका नंबर था, इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। बदहवास रिचर्ड तेज स्पीड में कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा। मन में न जाने कितने ख्याल आ रहे थे। एलिवेटर की भी प्रतीक्षा ना कर वह सीढ़ियां फलांगता मीता के बेड के पास पहुंचा था। शायद उसके पांव की आहट की ही मीता को प्रतीक्षा थी। आंखें खोलते ही रिचर्ड को देख मीता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मीता के हाथ को अपनी हथेली में लेकर रिचर्ड ने प्यार से पूछा, कैसी हो मीता? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। इस लड़की से इतना प्यार करते हो? लकी गर्ल, पास खड़ी नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। यस नर्स, आज जान पाया ये लड़की मेरी जिंदगी में क्या जगह रखती है। कोई सीरियस बात तो नहीं है सिस्टर? शब्दों में रिचर्ड की चिंता स्पष्ट थी। परेशान मत हो, इसे कोई स्ट्रेस रहा होगा। एग्जाम पास आने पर अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसा हो जाता है। नीता कभी सोच भी नहीं सकी थी कि अनजाने ही वह रिचर्ड पर कितना निर्भर हो गई है। बेहोशी खुलते ही उसके मन में बस रिचर्ड का ही ख्याल आया था। रिचर्ड को सामने देखकर जैसे वह जी गई थी, उसकी जान में जान आ गई थी। उसके लिए रिचर्ड कुछ भी करने को तैयार था। हमेशा कहता, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम्हारे साथ ने मुझे आकाश की ऊंचाइयां छूने की हिम्मत दी है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। बचपन के उदासी भरे दिन भूलकर जैसे नई खुशियां मिल गई हैं। डॉक्टर ने मीता को आराम करने की सलाह दी थी। रिचर्ड ने मीता को इस सावधानी से कार में बिठाया मानो वह कांच की गुड़िया हो, जो जरा सा हिलते ही टूट जाएगी। मीता के घर पहुंचकर मीता को बेड तक उसी सावधानी से सहारा देकर ले जाया गया। उसे परेशान देखकर मीता ने कहना चाहा, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मीता, अब तुम अपनी जिंदगी से इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी अधिकार है। तुम बस आराम करो और चुपचाप बैठो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आता हूँ। रिचर्ड, अब तुम अपने घर जाओ। कल तुम्हें क्लास में जाना है। आज रात तुम्हें छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे जमीन पर सोने की आदत है और यहीं सो जाऊंगा। बात खत्म करते ही रिचर्ड ने एक मैट्रेस जमीन पर बिछा ली और आराम से लेट गया। तुम जमीन पर सो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज तुम अपने घर चले जाओ ना, मीता ने विनती की। बड़ी गहरी नींद आ रही है, नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन मीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसके दिल में जमीन पर सो रहे रिचर्ड के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। अपने घर परिवार से हजारों मील दूर ये अजनबी कैसे उसका इतना अपना हो गया था? उसे याद आ रहा था, पहले ही दिन मीता ने उसमें कुछ अनोखा देखा था। उसका बचपन कितना दुखद था, पर उसने खुद को टूटने नहीं दिया। बचपन के सुहाने मस्ती भरे दिनों में वह अपने को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। और आज वह एक सफल कंप्यूटर विशेषज्ञ है। सुगठित शरीर के साथ उसका सौम्य चेहरा कितना निष्पाप दिखाई देता है। उसे पाकर कोई भी लड़की अपना भाग्य सराहेगी। तभी एक अजीब से ख्याल से मीता चौंक गई। क्या उसके रूढ़िवादी पेरेंट्स रिचर्ड को अपना दामाद स्वीकार कर सकेंगे? अचानक डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन आ सकता है? डोरबेल लगातार बज रही थी। रिचर्ड भी उठकर बैठ गया। मीता भी उठ गई। उन दोनों की आंखों में एक भय था। डरो मत मीता, मैं देखता हूँ।
दरवाजा खोलते ही एक पुरुष के साथ एक स्त्री खड़ी थी और साथ में था एक बड़ा सा सूटकेस। आप कौन हैं? इस समय यहाँ किसके पास आए हैं? मीता, ये मीता का घर नहीं है क्या? पुरुष ने कड़ी आवाज में पूछा। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। आज उनकी तबीयत खराब है। आप उन्हें कैसे जानते हैं? रिचर्ड की बात का जवाब दिए बिना पुरुष और स्त्री दोनों ही तेजी से घर में प्रविष्ट हो गए। पापा मम्मा, आप यहाँ पे अचानक? सब ठीक तो है? मीता पूरी तरह से जाग चुकी है। यह सब क्या खाक ठीक होगा? हम तो समझते थे तू यहाँ पढ़ाई कर रही है, पर तू तो यहाँ हमारे खानदान का नाम डुबो रही है। शर्म नहीं आती इस आवारा के साथ एक कमरे में रह रही है? मीता के पिता दहाड़े। आप गलत समझ रहे हैं पापा। रिचर्ड आवारा नहीं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आज मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। क्लास के बीच में मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। रिचर्ड यहाँ सिर्फ मेरी मदद के लिए आज रुके हैं। मीता ने सफाई देनी चाहिए। बकवास बंद कर। तेरे लक्षण हमें इंडिया में ही पता चल गए थे। भला हो राजीव का, उसने हमारी आंखें खोल दी। कैसे तू यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रही है? हम तुम्हें वापस ले जाने आए हैं। माँ की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। अच्छा, तो राजीव जी ने आधी अधूरी जानकारी देकर आपको भड़काया है। राजीव तो जानते थे कि रिचर्ड अब प्रोफेसर है और उन्होंने ही मुझे समझाया था। पढ़ाई का कर्ज चुकाने के लिए रिचर्ड की तरह यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। पूरी बात ना समझ पाने पर भी रिचर्ड ने कहना चाहा। शट अप एंड गेट आउट, पापा ने तेज आवाज में धमकाया। रिचर्ड, तुम चले जाओ। तुम्हारा अपमान मैं और नहीं सह सकती। पर मीता, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो कि मैं यहाँ क्यों रुका था। कोई फायदा नहीं होगा रिचर्ड। ये लोग अभी कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। मुझे बात करनी होगी। मुझ पर यकीन रखना रिचर्ड, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। इसी शर्त पर जा सकता हूँ कि तुम इन लोगों द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश या धमकाने से मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है मीता। वादा करो, किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। वादा करती हूँ रिचर्ड, मैं तुम्हारी हूँ। तुम अपने को और अपमानित मत होने दो। प्लीज यहाँ से चले जाओ अभी। मीता पर एक दृष्टि डाल रिचर्ड बाहर चला गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसके जाते ही पापा और माँ ने मीता पर अपशब्दों की बौछार कर दी। मीता के आंसुओं का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी मनस्थिति में कुछ भी समझ पाना लगभग असंभव सा था। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। अपना सारा सामान पैक कर और हमारे साथ चलने की तैयारी कर। पर पापा, मेरा एमबीए कैसे कंप्लीट होगा? प्लीज एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। बहुत कर ली पढ़ाई, पापा ने लगभग अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी कोख से ऐसी कुलच्छनी जन्म लेगी। एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार कर बैठेगी जिसके माँ बाप तक का पता नहीं है। इधर माँ उसे लगातार कोसे जा रही थी। मम्मी, पहली बात तो यह है कि रिचर्ड टैक्सी ड्राइवर नहीं है, प्रोफेसर है। दूसरी बात, यहाँ टैक्सी ड्राइवर को भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मीता ने अचानक ही साहस के साथ अपनी बात सामने रख दी। क्या तेरी यह हिम्मत? ऐसी बात करते शर्म नहीं आती? अपने समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे, पापा लगभग चिल्लाते हुए बोले। नहीं, यह सच बात कहते मुझे शर्म नहीं आती। मैं बालिक हूँ। आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। रिचर्ड ने बहुत दुख झेले हैं। अब जब उसमें आत्मविश्वास आया है, अपनी वजह से मैं उसे टूटने या बिखरने नहीं दे सकती। मीता ने एकदम दृढ़ स्वर के साथ कहा। तेरी यह मजाल मेरे साथ जुबान लड़ाती है? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? थप्पड़ मारने को पापा के उठे हाथ को मीता ने रोक दिया। अगर मैं चाहूँ तो अभी 911 कॉल कर दूं। मुझे धमकाने या मारने की कोशिश में पुलिस आपको जेल भेज सकती है। ये अमेरिका है, हिंदुस्तान नहीं, जहाँ लड़की की मर्जी का अपना कोई मूल्य नहीं होता। क्या तू अपने पापा को जेल भेजेगी? अमेरिका आकर यही पढ़ाई की है? दूसरों के सामने हम मुंह कैसे दिखाएंगे? अब माँ विस्मित और क्षुब्ध थी। क्या ये उन्हीं की कोखजाई बेटी है? इन दूसरों की बात कर रही हो माँ?
वो जिनके अपने घर शीशे के होने के बावजूद दूसरों के घर पत्थर फेंकने की हिमाकत करते हैं। अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान करूं, ये अपराध मैं नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि यहाँ आकर ही जाना है। एक बालिग लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। उस पर दूसरों की मर्जी नहीं थोपी जा सकती। मीता ने शांति से कहा। क्या माँ बाप बेटी के दुश्मन होते हैं? वे अपनी बेटी का भला नहीं चाहते? माँ ने गुस्से से कहा। भूल गई माँ, चाचा जी की बेटी कला दीदी, जो ऊंचे खानदान में ब्याही गई थी, पर दहेज के लालच में उन्हें जलाकर खत्म कर दिया गया था। तो क्या चाचा जी उनकी भलाई नहीं चाहते थे? माँ पापा को मौन देखकर मीता ने अपना मोबाइल उठाकर रिचर्ड को कॉल किया। रिचर्ड, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए सीरियस हो? मुझे तुम्हारा पक्का जवाब सुबह 7 बजे तक मिल जाना चाहिए। पूरी तरह सोच समझकर फैसला लेना। सुबह 7 बजे तक का इंतजार क्यों? मेरा पक्का जवाब अभी तैयार है। हाँ, मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। बोलो, इसको सिद्ध करने के लिए मुझे क्या प्रमाण देना होगा? दूसरी ओर से रिचर्ड की उत्साहित आवाज सुनाई दी थी। तुम्हें किसी भी तरह का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है रिचर्ड। अगर तुम तैयार हो तो हम कल चर्च में शादी करेंगे। उम्मीद है तुम्हारे चर्च के फादर हमारी शादी में मदद करेंगे, और तुम अपने और मेरे क्लास के साथियों को भी इन्फॉर्म कर देना। मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी। पागल हो गई है मीता? इस देश में रोज शादी और रोज तलाक होते हैं। रिचर्ड, जिसके माँ बाप तक उसे छोड़ गए हैं, उसका क्या भरोसा? माँ ने अपनी आंखों से आंचल लगा लिया। माँ, मुझे रिचर्ड पर पूरा विश्वास है। वह तकलीफों की आग और कड़ी धूप में तप कर खरा सोना बना है। मैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ। अपने साहस पर शायद मीता खुद भी विस्मित थी। पापा मौन थे। कुछ समय अमेरिका में रहने के कारण वह अमेरिका और भारत के बीच का अंतर जानते थे। परिस्थिति की गंभीरता वह समझ रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि एक बालिग लड़की से जबरन कुछ करवा पाना मुश्किल है। मीता ने झूठ नहीं कहा था। 911 डायल करते ही घर में पुलिस आ जाएगी और फिर उनकी नहीं सुनी जाएगी। मीता का साथ देने को यहाँ की युवा पीढ़ी सामने आ जाएगी। उनका साथ देने वाला यहाँ कौन है? अब जब लड़की ने ठान ही ली है, तो उसकी मात मान लेने में ही भलाई है। शादी एक जुआ ही तो है। कला के दुखद अंत को भुलाया नहीं जा सकता। शायद मीता ठीक कह रही है, पापा ने मन ही मन सोचा। माँ पापा, मेरी आप दोनों से विनती है, अगर संभव हो शादी में शामिल होकर हमें आशीर्वाद दीजिए। आप दोनों के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी अधूरी रहेगी। मेरा विश्वास कीजिए, रिचर्ड बहुत अच्छा इंसान है, और अब इस पूरी दुनिया में मेरे और रिचर्ड के माँ बाप आप दोनों ही हैं। जाति और धर्म से ज्यादा बड़ी चीज इंसानियत है। पापा को कुछ सोचते देखकर मीता ने कहा। तू कैसे कह सकती है कि रिचर्ड तुझे धोखा नहीं देगा? पापा ने एक आखिरी सवाल पूछा। पापा, रिचर्ड सेल्फ मेड इंसान है। आप ही तो कहते हैं जीवन में जो बहुत संघर्ष झेलता है, आप उनकी बहुत इज्जत करते हो। मुझे रिचर्ड की ईमानदारी और उसके प्रति अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। आपकी बेटी गलत निर्णय नहीं ले सकती, मुझ पर विश्वास कीजिए। बचपन से तेरी जिद पूरी करता आ रहा हूँ, और अब ये आखिरी जिद भी माननी ही पड़ेगी, पापा ने कहा। थैंक यू पापा, कहकर मीता खुशी से पापा के गले से लिपट गई। अकस्मात लिए अपने फैसले पर मीता को विश्वास कर पाना कठिन लग रहा था। उसमें कहाँ से ये फैसला करने का साहस आ गया था? उसने तो इस हिम्मत की कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, शायद इस स्थिति का सामना करने के लिए वह मन ही मन अभ्यास करती रही है, और आज अकस्मात ही उसने अपना फैसला सुना डाला। और उस सबसे ज्यादा जो उसे विस्मित कर रही थी, वो थी पापा की स्वीकृति। निश्चय ही जीवन में पहली बार ऐसा साहसी निर्णय वह रिचर्ड और अपने प्यार के कारण ही ले सकी थी। रिचर्ड ने ठीक ही कहा था, राम और सीता ना सही, रिचर्ड और मीता की जोड़ी तो जमेगी ही। और यही बात याद करके मीता के होठों पर मीठी मुस्कान तैर आई। अकस्मात लिए अपने फैसले के बाद मीता को अब एक नई सुबह की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।
मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।